नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, यानी चुनाव का काउंटडाउन बस शुरू होने वाला है। लेकिन इंडिया गठबंधन की परेशानियां और चुनौतियां हैं कि खत्म ही नहीं हो रही हैं, बल्कि मुसीबत और ज्यादा गहरी होती चली जा रही है। पश्चिम बंगाल और असम में कांग्रेस की सीट बंटवारे पर पहले से ही चुनौतियां थीं, अब उस जख्म को जम्मू कश्मीर ने भी कुरेद दिया है। वहां भी गठबंधन खतरे में है। वहां महागठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा की पीडीपी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला तो महबूबा को सुनने तक तैयार नहीं है। ऐसा महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन में अब क्या बचा है। बीजेपी कह रही है गठबंधन का यही हाल होना था। दूसरी तरफ राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जुड़ने के बजाय तमाम पुराने साथी ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी 3 विधायकों के साथ बीजेपी के हो लिए। इससे पहले दर्जन भर कद्दावर नेता कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार और आरएलडी भी पाला बदल चुकी है। इंडिया से लोग छोड़ रहे हैं तो एनडीए से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ देर पहले खबर आई है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर एनडीए में सहमति बन गई है। इंडिया एक तरफ सीट शेयरिंग मुसीबत है तो दूसरी तरफ गठबंधन के नेता बार बार अपशब्दों का प्रयोग कर पीएम मोदी से लेकर बीजेपी को उन्हीं अपशब्दों को हथियार बनाने का मौका देने से पीछे नहीं है। अब अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से की। इससे पहले कांग्रेस समेत गठबंधन के कई नेता भी पीएम मोदी पर असंसदीय टिप्पणी कर चुके हैं। उन टिप्पणियों को पीएम मोदी ने हथियार बना इंडिया गठबंधन की तरफ उछाला है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में अभी भी बहुत से पेच हैं जिनका इलाज बाकी है। मसलन टूटते रहेंगे तो मोदी से कैसे लड़ेंगे, और ऐसे ही सीटों पर क्लेश रहेगा तो 24 चुनाव में जनता को क्या संदेश देंगे। सवाल यह भी है कि मोदी को गाली से क्या 24 में बात बन जाएगी। अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते हैं ठीक है, एक सीट से क्या फर्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, तो इससे तो कोई आसमान जमीन पे नहीं आ जाता है। ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें। कांग्रेस अब डूबती हुई नैया है। डूबती हुई नैया पर कौन बैठेगा? सब भाग रहा है कांग्रेस से। Little bit issues like West Bengal, somewhere in Assam like situation is there. We are trying to sort it out that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the बीजेपी सीट्स इन अ मैक्सिमम लेवल। ना नेता है ना नीति है और नियत में भी खोट है। इंडी गठबंधन का कुनबा, गमंडिया गठबंधन का कुनबा बिखर रहा है। 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर। हिटलर ने भी यही किया था। जब हिटलर आया था, हिटलर ने 3 महीने में कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। मोदी को गाली देने वाली कांग्रेस और उसके दोस्तों ने आजकल कहना शुरू किया है कि मोदी का परिवार नहीं है। पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। सुरेश पचौरी जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत हैं और ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस काम हो रही है।
तो देखिए 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी वो अभी लगातार टूटती हुई नजर आ रही है, जबकि एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में अब नए सहयोगी भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शहजाद पूनावाला जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में, राजकुमार जी आपका भी स्वागत है। AK वाजपेयी जी एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे, इंडिया गठबंधन में आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी अब ऑल इज वेल नहीं बताया जा रहा है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का बयान आपने भी सुना होगा, और जिस तरह से एक भी सीट पीडीपी को देने को नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं तैयार है, तो कैसे अब तक समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा? साल भर से ज्यादा समय बीत गया है। विशाल भाई, आपकी अपनी मीमांसाएं हैं, आपके अपने आलोक में जिस बात करते हैं आप, आपका अपना है, अच्छी बात है। आपकी निर्मम मीमांसाएं भी हमें कहीं ना कहीं धनात्मक ऊर्जा देती हैं। अलग अलग दल हैं तो बट नेचुरल है कि खींचतान तो चलेगी ही, और हमारे लोकतांत्रिक दल हैं। हम तो कहते हैं ना कि भाजपा और उसके जो साथी लोग हैं, मीडिया के मित्र जो हैं, उनसे हम एक ही बात कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। और इस वक्त मालिक है आप बाजार के, जो चाहिए कीमत हमारी रखिए। आप बातें मन की करिए या वतन की, पर जब भी बोलिए आवाज भारी रखिए। तो ये हाल आप लोगों का हो रहा है। आप करिए भाई, हमारे अलग अलग दल हैं। आप जरा एनडीए पे भी तो एक बार 2 मिनट दृष्टि डाल लीजिए। आप मुझे बताइए आज तक एनडीए ने कौन सी सीट शेयरिंग करी पूरे देश में, बता दीजिए। हाँ, एनडीए में ऐसा पहली बार हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ने यहां लखनऊ में अपनी सीट घोषित कर दी कि साहब घोसी से मेरा लड़का छड़ी पर चुनाव लड़ने जा रहा है। 5 सीटें मांग रहे थे, 1 सीट अपनी घोषित कर दी। निषाद पार्टी को आपने कौन सी सीट दे दी? अपना दल को आपने कौन सी सीट दे दी? मैं उत्तर प्रदेश के मुतालिक बता रहा हूं। बिहार में आपने चिराग पासवान को कौन सी सीट दे दी? उसके चचा को पशुपति पारस को कितनी सीटें दे दी? या नीतीश कुमार को कितनी सीटें दे दी? या फिर आपने महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार को कितनी सीटें दे दी? या शिंदे साहब को कितनी सीटें दे दी? कहां आपका गठबंधन हुआ है? मैं जवाब लेता हूं। ओम प्रकाश राजभर 5 सीटें मांग रहा है, 3 यूपी में मांग रहा है, 2 लखनऊ के नाम बिहार। सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, आप कह रहे हैं कि बाजार कीमत तय करता है। मैं आपको एक थोड़ा सा, आप काफी वरिष्ठ हैं, जनता कीमत तय करती है। लोकतंत्र में जब चुनाव आएंगे वो जनता को तय करना है, वो सभी दलों को जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। शहजाद पूनावाला, सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे हैं कि एनडीए में भी तो सीट शेयरिंग अभी तक नहीं तय हो पा रही। बिहार में आपका फॉर्मूला क्या है? महाराष्ट्र में आपका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि मेरे साथी लखनऊ से है और इन्हें शेर व शायरी करना, कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो सुरेंद्र जी आपको एक अर्पित कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में जिसे समझा था रिश्ता जन्मों का, वो निकला लम्हा जवानी का। जिसे समझा था बर्फ़ की मजबूर जमाई, वो निकला बुलबुला पानी का। इनका गठबंधन जब शुरू हुआ 1 साल पहले तो था हम साथ साथ है, फिर हुआ कभी हाँ कभी ना। आज की स्टेज में हम आपके है कौन, और जाते जाते देखना विशाल जी 1-2 महीने के बाद ये बोलेंगे अकेले हम अकेले तुम। बताइए, कुछ महीने पहले एक दूसरे को चिरकुट बोल रहे थे, अब बंगाल में दीदी ने फरमान सुना दिया है 2 लेना है तो लो वरना जाओ। आपने देखा है पंजाब में एक थी कांग्रेस बोलने के बाद 2 दिन पहले इनका झगड़ा हो रहा है, जबकि दिल्ली में गठबंधन करने का नाटक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में संजय राउत कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी जीरो पार्टी। केरल में वायनाड से दरकिनार कर दिया। और केवल इतना नहीं, विजय ने कहा है कि कांग्रेस लुटेरों की पार्टी है, टर्नकोट्स की पार्टी है, इनके साथ क्या ही गठबंधन करे। और असम में भी लेफ्ट पार्टीज ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। और जहां जहां पड़े राहुल के कदम वहां पे इंडी गठबंधन का निकला दम, और कांग्रेस का भी। आज पचौरी जी निकल गए, पहले मिलिंद देवरा निकल गए, अशोक चवन निकल गए, तमाम इनके नेता निकल गए, बिहार के संयोजक निकल गए, आरएलडी निकल गई। और आज मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, 2 बातें सुरेंद्र राजपूत ने दी, मैं उसका जवाब स्पेसिफिकली देता हूं। बिल्कुल सही है सुरेंद्र जी, जब सीट शेयरिंग होती है अलग अलग पार्टियों में निश्चित रूप से समय लगता है। जैसे महाराष्ट्र में हमारा 80% डन है, 20% अभी डन होना है। पर क्या अजीत पवार फैक्शन का एक भी बयान, या पशुपति पारस के तो प्रवक्ता बैठे यहां पे, एक भी बयान यह दिया है कि तुम बेईमान पार्टी हो, तुम धोखेबाज हो, तुम चिरकुट हो, तुम 2 लो वरना तुम्हें 40 नहीं आएगी? तुम इस प्रकार की बातें किसी ने भी किया है क्या हमारे गठबंधन में? पशुपति पारस एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ भी सवाल लूंगा। इसीलिए हमारे में, और इनमें 10 सेकंड और, हमारा एक मिशन और विजन है एनडीए का कि हमको देश के लिए क्या करना है। इसलिए हमको आपकी परवाह नहीं, परंतु आपका केवल कमीशन और एम्बिशन है। इसलिए ओमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है?
ओमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये गाली देना बंद कीजिए, परंतु केवल गाली देने में और हिंदुओं को अपमानित करने में इनकी एकजुटता है। राजकुमार भाटी जी, खैर उत्तर प्रदेश में आरएलडी भी इंडिया गठबंधन छोड़कर जा चुकी है, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो खींचतान एनसी और पीडीपी के बीच में दिखाई दे रही है, उसका कितना असर पड़ेगा? आखिर कमी किसके लेवल पर रह जा रही है कि पूरा एकजुट नहीं हो पा रहा विपक्ष? नहीं, किसी के लेवल पे कमी बेसी का तो खैर समीक्षा आप कीजिए, लेकिन लोकतंत्र में जब देश का संविधान बोलने की आज़ादी देता हो, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, तो ये मतभेद होना आम बात है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हम अगर सरकार की सफलताओं और असफलताओं पर चर्चा करें, सरकार के आगे चुनाव के मुद्दों पर बात करें, विपक्ष का क्या एजेंडा है, एनडीए का क्या एजेंडा है, इंडिया का क्या एजेंडा है, जनता इसे देखेगी, जनता उसको देख के अपना मन बनाएगी, उसको देख के अपना वोट देगी। अब अगर आप एनडीए के तमाम नेताओं के भाषण सुने, उनमें कोई भी जनता से सीधे जुड़े हुई कोई घोषणा वो नहीं करते हैं। वो बात करते हैं, अभी शहजाद भाई ने भी अपना उपसंहार लास्ट में यही किया कि हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिम पे करते हैं, वो मंदिर अपनी उपलब्धि बताते हैं, हमने मंदिर बना दिया, हमारे आराम से कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, पहले नहीं निकलती थी। ठीक है, इंडिया गठबंधन के नेताओं के आप किसी का भी भाषण सुनेंगे, वो कह रहे हैं हम किसान को न्याय देंगे, किसान को एमएसपी देंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम जो सामाजिक न्याय की गति रुक गई है, हम जातीय जनगणना करा के जो ओबीसी और एससी वर्ग है उसको पर्याप्त सहभागिता देंगे। इन मुद्दों पे हम मजदूरों, लेकिन भाटी जी 2019 का लोकसभा चुनाव है, वेतन है, उसे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो, आप फिर इन मुद्दों पर सफल क्यों नहीं हो पाए? आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, नहीं, ये बताना मेरी जिम्मेदारी है कि हम किन मुद्दों पर सफल नहीं, ये बताना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप अगर पत्रकार हैं तो केवल मुझे एक बात बता दें, क्या कभी भी किसी चुनाव की समीक्षा पिछले चुनाव के आधार पर होती है? पिछले चुनाव में क्या रिजल्ट रहा, अगले में क्या रहेगा? 2009 में बीजेपी की कितनी सीटें आई थी, 2014 में कितनी सीटें आई? इस तरह से चुनाव के उस समय मुद्दे अलग होते हैं, इस समय मुद्दे अलग होते हैं। कुछ लोगों की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इन्होंने जितना झूठ बोला था 2014 और 19 में, इन्होंने क्या क्या कहा था? पेट्रोल डीजल को 35 रुपए लीटर बेचेंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काले धन वालों की सूची बनाएंगे, अपराधीकरण खत्म कर देंगे। को भी बोलना है तो मैं छोटा शहजाद पूनावाला जी। मान्यवर, हिमाचल प्रदेश में आपके गठबंधन की सरकार है 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए, कल हमने 100 रुपए की और छूट दी है, आप अपनी सरकार से कम करवाइए। और आप लोग कहते हैं कि आप लोग बेरोजगार की बात कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने बोला था कि सनातन को समाप्त करना है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको हेट स्पीच बोला, आपने क्या कार्रवाई की? क्या ये डीएमके के ए राजा ने नहीं बोला कि मैं भारत माता और प्रभु राम के खिलाफ हूं और इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए? डीके सुरेश जिसने भारत के टुकड़े करने की बात की थी, उसको टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया था। और आखिरी बात, रोजगार पर क्योंकि आपने सवाल उठाया, मान्यवर 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड। रोजगार के विषय में प्रियंका वाड्रा ने यह वादा किया था 1 लाख सरकारी नौकरी 2022 में हिमाचल में। सरकार आने के बाद उसके बाद कहा गया कि 1 लाख नौकरी नहीं दी जा सकती। सुक्कू जी ने कहा हम रोजगार देंगे, नौकरी नहीं देंगे। ये तो आपके वादे हो गए। और एमएसपी के विषय में 10 सेकंड और, किसानों को केरल में एपीएमसी कब लागू करके देंगे? केरल में मैं सवाल लेता हूं, मैं सवाल लूंगा, लेकिन पहले केरल में कब एपीएमसी? चलिए मैं पहले ए.के. वाजपेयी जी के पास चलता हूं। वाजपेयी जी, बिहार में भी तो सीट बंटवारा एक बड़ा संकट दिखाई दे रहा है एनडीए में। कब तक आपका फॉर्मूला तय होगा? इंडिया गठबंधन से तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन एनडीए में भी तो सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ लग रहा है बिहार में। पांडे जी, पहले 38 दल थे हम लोगों के एनडीए के गठबंधन, भतीजे के हैं, और आप जो है ना, आप जो है ना 41 हो गए, 41-42 हो गए बल्कि। अच्छा, इको आ रहा है, इको बहुत ज्यादा है, इको जी। अपनी बात 42 दल हो गए हैं जी। पहले 38 दल थे, अब 42 हो गए। तो हमारे यहाँ तो बढ़ोतरी हो रही है। और जहाँ तक बिहार का सवाल है ना, किसी चीज़ का कोई झगड़ा नहीं है, सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, हमारी जहाँ तक सवाल है ना, चिराग बाबू मोदी जी को पिता तुल्य भाव रखते हैं और वही रेसिप्रोकेट होता है। नरेंद्र मोदी जी पुत्र की तरह मानते हैं उनको। तो कोई पिता पुत्र के अहित की बात न कभी सोचता है न कभी करता है। हमें सीटों की पूरी तरीके से विश्वास है कि 6+1 पे हमने क्लेम किया है और वो हमको मिल जाएंगी बड़े आराम से। हमें और अगर नहीं मिली 6+1 तो वाजपेयी जी? बिल्कुल नहीं है वाजपेयी जी, अगर 6+1 फॉर्मूला नहीं स्वीकार हुआ तो हम
मैं जवाब देता हूँ। देखिए 6+1 इसलिए मिलेंगी कि मोदी जी का नारा है 400 के पार। तो 400 के पार की जब बात करते हैं तो विनेबिलिटी देखी जाती है, और विनेबिलिटी जब देखी जाती है तो चिराग बापू जी जो बिहार के भविष्य हैं और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे वो सारे के सारे वापस हमारे पाले में आके खड़े हुए हैं। तो देखिए जब विनेबिलिटी क्राइटेरिया होगा, पब्लिक किसके साथ है, वोट परसेंटेज किसके साथ है, उसके हिसाब से मिलनी है। चलिए देखिए, वाजपेयी जी कह रहे हैं 6+1 का फॉर्मूला है। यहां पर मैं एक बार फिर से राजकुमार भाटी और सुरेंद्र राजपूत, शहजाद पूनावाला, तीनों लोगों के पास चलूंगा। राजकुमार भाटी जी, एक सवाल ये कि आपने मुद्दों की बात की, लेकिन मुद्दों से ज्यादा यहां पर चाहे हम अरविंद केजरीवाल के आज की स्पीच को सुने, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने, तो हिटलर से तुलना कहां तक जायज है? ये कैसे मुद्दे हैं? नहीं, हिटलर भी तो एक इंसान था, हिटलर भी तो एक देश का शासक था। हिटलर से तुलना इसलिए की जाती है माननीय मोदी जी की कि अगर मुझे समय दें आप तो मैं 10 समानताएं गिनवा सकता हूं हिटलर में और मोदी जी में। जो हिटलर कहता था, हिटलर जिस तरह एक काल्पनिक शत्रु खड़ा कर दिया था उसने जर्मनी के सामने, और कहता था इन लोगों से देश को खतरा है। 60 लाख लोगों की हत्या हिटलर ने करा दी थी। हिटलर ने नारा दिया था गुड टाइम्स विल कम। इसे हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता अच्छे दिन आएंगे। हिटलर रेडियो पर मन की बात करता था, क्या माननीय मोदी जी करते हैं? नहीं करते हैं। ये सारी समानताएं जो, और हिटलर जो उसका दुष्प्रचार विभाग था उसका तो एक मंत्री केवल इसीलिए रखा गया था कि वो दुष्प्रचार करे, झूठ बोले, अफवाह फैलाए। जी देखिए, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दों पर ही नहीं रोक पा रहे। खैर मैं शहजाद पूनावाला को इस डिबेट में लाऊंगा। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दे देना चाहता हूं। मेरे भाई भाटी जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी के सबसे अच्छे प्रवक्ता मैं उनको मानता हूं। रेडियो पर तो नेहरू जी भी संदेश दिया करते थे, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था, और इंडिया इज इंदिरा कांग्रेस ने कहा था, जैसे कहा था हिटलर इज जर्मनी। अब ये 3 समानताएं, ये कौन हो गया फिर हिटलर? भाटी जी इस प्रकार की बातें, भाटी जी आप बीजेपी को रोज गलवाए। देखिए बीच में मत बोलिए भाटी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आपको पता है आप मेरे बड़े भाई हैं। आपको मैं कह रहा हूं ना, आप शहजाद पूनावाला, भाजपा, मोदी जी को रोज गाली दीजिए, पर गाली देते देते देश की संस्थाओं को गाली मत दीजिए। क्या देश के जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से क्या इस प्रकार का निर्णय लिया? आप देश की जनता के विवेक पर सवाल खड़े करेंगे। आप कभी हमारी संस्कृति पर सवाल खड़े कर देते हैं, कभी आपके लोग कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है, कभी आपके लोग कहते हैं कि मैं भारत को अखंड देश नहीं मानता, तमिलनाडु अलग देश बन जाएगा, साउथ इंडिया अलग देश बन जाएगा। भाटी जी हमारे से नफरत करते करते देश से क्यों नफरत करते हैं? केवल इतना सवाल है। और मैंने तो आपको आंकड़े गिनाए, आप बताइए ना, 18% बेरोजगारी थी उत्तर प्रदेश में, आप थे तब, आज 2.5% है। तो किसने आंकड़े और किसने बेरोजगारी और रोजगार दिया? अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, राजस्थान में 20% बेरोजगारी था, मध्य प्रदेश में 2% था। कौन जीता चुनाव बताइए जरा। पर मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, आप बताइए कि उदयनिधि स्टैलिन पर स्टैंड क्या है? राजकुमार भाटी जी देखिए, जनता तय करती है किसे जीतना है किसे हारना है, तो जनता के मैंडेट पे इस तरह से सवाल तो नहीं खड़े करने चाहिए। खैर आप अपनी बात पूरी करिए शहजाद पूनावाला के सवालों पर। नहीं, आपने शहजाद भाई ने कहा नफरत का कॉपीराइट तो शहजाद भाई आरएसएस और बीजेपी के पास है। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम ना आपसे नफरत करते हैं, ना माननीय मोदी जी से नफरत करते हैं, ना बीजेपी से नफरत करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में शासक की आलोचना करना विपक्ष का धर्म है और अधिकार है, और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। जब हम मोदी जी की आलोचना करते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है? जो प्रधानमंत्री होगा उसकी कमियां तो बताई जाएंगी। क्या जब इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव हुआ था 77 में, तो पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी को कटघरे में नहीं खड़ा करता था? क्या जब 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव हुआ था तो राजीव गांधी की आलोचना नहीं होती थी? जो शासक होगा उसकी आलोचना होगी। ये लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है और जरूरी है। इसे आप व्यक्तिगत मत लिया करें। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है हमारी आपकी खेत की या घर की लड़ाई है। ये देश को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं भाटी जी आपसे पूछना चाहता हूं, जब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मोदी जी की कोई संतान नहीं है, ये व्यक्तिगत हमला है या ये नीतियों की समीक्षा है? जब ये कहा जाता है कि उन्होंने सिर नहीं छुआ, नहीं बीच में मत बोलिए भाटी जी। देखिए अपने अपनी बारे में अच्छी भाटी जी आपके पास आता हूं। भाटी जी ऐसे नहीं, भाटी जी ये तरीका नहीं। शहजाद पूनावाला अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं राजकुमार भाटी जी के पास 30 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। भाटी जी ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब माननीय मोदी जी के विषय में, उनकी माता जी के विषय में बोला जाता है, उनके पूज्य पिताजी को ड्रैग कर दिया जाता है राजनीति में, उनको भस्मासुर गंगू तेली कहा जाता है, उनको कहता है तू चाय बेच, उनको कहा जाता है कि तुम्हारा समाज चोर का समाज है जिसपे राहुल गांधी कन्विक्ट होते हैं, और यहां तक कि ऐश्वर्या राय को नाचने वाली कहते हैं। ऐश्वर्या राय जो आपकी सांसद की पुत्रवधू है, बाकी छोड़ दीजिए। एक शिव प्रसाद नाम के पत्रकार को पूछा जाता है तुम्हारी जाति कौन सी, उसको पिटवाया जाता है, जबकि वो यादव जाति से निकला।
आप बताइए कि ये समीक्षा है नीतियों की या ये शुद्ध रूप से व्यक्तिगत हमले हैं? चलिए भाटी जी जवाब दीजिए। नहीं, आपने कहा परिवार वाला मसला लालू जी ने उठाया। बार बार मोदी जी क्यों कहते हैं कि ये परिवार वाले हैं, इन्हें अपने बेटे को मुख्य प्रधानमंत्री बनाना, इन्हें अपनी बहू को बनाना, इन्हें उसको सेट करना, इन्हें उसको सेट। जब वो परिवार पे सवाल उठाएंगे तो ये सवाल जरूर सामने से लौट के आएगा कि आपका परिवार क्यों नहीं है। किसी महिला ने 2014 में आरटीआई डाली थी कि मुझे बताया जाए प्रोटोकॉल के तहत मेरे क्या अधिकार हैं, मुझे कुछ अधिकार, क्या उसका जवाब आज तक आया? क्यों नहीं आया 9 साल के अंदर, 9.5 साल? भाटी जी देखिए आप मुद्दों पर रहिए। राजकुमार भाटी जी आपने डिबेट के स्टार्टिंग में कहा कि मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पर या शहजाद भाई ने पूछा, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। नहीं मैं बिल्कुल राजकुमार भाटी जी मुद्दों पर ही रहना चाहिए। चलिए शहजाद जी भाटी जी आप दोनों लोग मैं 10 सेकंड ले सकता हूं क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की। भाटी जी देखिए, आपने आज बोलते हैं ना कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। आपको पता है, आप यादव समाज की बात करते हैं। ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप की पत्नी थी, उनके साथ कोर्ट में मामला गया। आप लोग यादवों की बात करते हैं, ऐश्वर्या राय के बारे में आपने कभी बोला? आपने ऐश्वर्या राय के आंसू देखे कि नहीं देखे? कोर्ट में वो मामला गया। बताइए तेज प्रताप जी ने जो किया उनके साथ। इंडिया के मुद्दों पर हम डिबेट कर रहे हैं। Exactly. किसी भी बोलना तो मैं भी बोल सकता हूं। नहीं बिल्कुल, मैं राजकुमार भाटी जी को भी 4 पत्नियां मुझे भी पता है। शहजाद जी और राजकुमार भाटी जी, हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर यहां चर्चा नहीं करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे सवाल है कि अब आगे क्या? सुरेश पचौरी भी आपका साथ छोड़ चुके हैं, आखिर विश्वास की कमी कहां रह जा रही है? और आखिर वो डर क्या है कि पहली लिस्ट में अमेठी या रायबरेली से गांधी परिवार से किसी का नाम नहीं आया? आपकी तो पारंपरिक सीट है वो। विशाल भाई बहुत धन्यवाद, आपने हमारी तरफ ध्यान दिया। हम तो आपको भी कहते हैं कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। हम भी तो बात यही कहते हैं ना कि मुद्दों पर आइए। सुरेश पचौरी जी पर हम साफ साफ कहते हैं कि आज हमारे पास उनको देने के लिए राज्यसभा की सीट नहीं है। न अशोक चौहान को थी हमारे पास राज्यसभा की सीट देने के लिए, नहीं थी, वो चले गए। आपके सामने वो वहां पर कुछ पाएंगे अपना, लेकिन आज ही जिस तरीके से बेइज्जती की है मंच पर उनकी सुरेश पचौरी की, वो भी दुनिया ने देखी। आज ही जिस तरीके से संजय शुक्ला की मतलब गाली दे करके वो की है, साले कह करके विजय वर्गीय ने कहा है कि साले तू गाली देता था, तेरे को लेना पड़ रहा है। देखिए आपके सामने है। अब शब्दों का प्रयोग नहीं सुरेंद्र जी, अब शब्दों का, ये हमारे मुद्दे नहीं जी। मैं चाहूंगा आप शब्दों का। अरे यार विशाल भाई हमारी बात सुनो। हम कोई शब्दों का प्रयोग कराते हो सुरेंद्र जी। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने मुंह से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। अरे भाई हम जो आप लोग चला रहे हो, हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जब बात आती है पूरी बहस को आप देख लीजिए। हमारे मित्र हैं शहजाद भाई, पुराने साथी हैं, एक बार भी इन्होंने ये बात करी हो कि जो पेपर लीक हुआ 1 करोड़ लोग सड़क पर थे, 1 करोड़ परिवार हो गए, उनके लिए कुछ कहा हो? कानपुर में 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इस वजह से कि दबंग उनके साथ ब्लैकमेल करके दुराचार कर रहे थे, और उसका मुकदमा वापस लेने के लिए उसके पिता पर दबाव डाला तो उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। क्या ये मोदी जी का परिवार नहीं था? ये परिवार भी तो मोदी जी का ही था ना। 1 करोड़ लोग जो सड़क पर टहल रहे हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती के हों, चाहे आरओ के हों, चाहे दरोगा भर्ती के हों, ये भी तो मोदी जी का ही परिवार है ना। ये जो मणिपुर में जिन बच्चियों के साथ, औरतों के साथ नग्न करके दुराचार हुआ और पूरी परेड कराई गई, नग्न परेड कराई गई, वो बच्चियां भी तो मोदी जी के ही परिवार की बेटियां थी ना, और तो किसी की नहीं थी। आप सब एक तरफ की इसकी वो है, उसका है। आप शासक वर्ग में हैं, और शासक वर्ग का काम होता है आरोप लगाना क्या? शासक वर्ग का काम तो होता है कि लोगों को सुविधा देना। लेकिन सुरेंद्र जी, आपने सारे उदाहरण गिनाए। आप पश्चिम बंगाल का संदेश खाली का नाम एक बार भी नहीं ले रहे के ऊपर, शायद आप उसको भूल गए। मैं आपको याद दिला खाली का भी लेता हूं ना। मैं आपको याद दिला रहा हूं। हम नहीं भूले तो एक्चुअल में आपके दिमाग में संदेश खाली के दुष्कर्मी को फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। आप बात समझ। लेकिन मणिपुर का आपके मुंह में दही जम जाती है,
जी न्यूज एक बहस नहीं कर पाता, सुरेंद्र राजपूत जी विशाल कई पांडे बार बोल नहीं पाते हैं। आपकी आंखों पर पट्टी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे अब हमारी सुनिए, आपकी आंखों पर पट्टी बंदी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पे कितनी बहस कर ली सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी आंखों पर पट्टी बंदी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। अरे आप याद दिलाने पर संदेश खाली को याद करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप याद दिलाने पर संदेश खाली को याद कर रहे हैं। अरे मैं विशाल पांडे और जी न्यूज को बता रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, संदेश खाली क्यों नहीं जा रहे आपके राहुल गांधी जी? लड़कियां मर गई, दोनों लड़कियां मर गई। सुरेंद्र राजपूत जी, दोनों लड़कियां मर गई। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं जाते हैं? बाद उसके बाप ने आत्महत्या कर ली। सुरेंद्र राजपूत जी, कोई घटना जो होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आंख पे पट्टी मत बांधिए, नरेंद्र मोदी, आप आंख पर पट्टी मत बांधिए। आप देखा करिए, जी न्यूज ने मणिपुर के ऊपर भी डिबेट की है। सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। आप शब्दों का प्रयोग ना करें और गुस्से को कंट्रोल में रखें। आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए आपको सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप जाके गूगल पे लिंक देख लीजिएगा, जी न्यूज ने कितनी डिबेट की है मणिपुर पे। आज सुरेंद्र राजपूत जी, आप अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो हम आपको नहीं समझा सकते हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने पूछा शहजाद पूनावाला से कि मणिपुर में क्यों नहीं गए? शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। अरुणाचल में नरेंद्र मोदी। पहले तो देखिए, शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि सभी हमारे सम्मानित पैनलिस्ट है, मेरे से सभी वरिष्ठ है और सभी अपनी अपनी बारी में अच्छी चर्चा भी कर रहे हैं, तो हम लोग गुस्सा ना हो। और सुरेंद्र भाई और मेरा तो अच्छा रिश्ता भी है, तो सुरेंद्र जी 10-15 सेकंड में मैं जवाब देता हूं आपका। मणिपुर में निश्चित जो घटनाएं हुई, कोई उसको स्वीकार नहीं सकता। जी की कई डिबेट्स हुई, उसमें मैंने भी प्रतिभाग लिया और प्रधानमंत्री ने तो पार्लियामेंट में बोला, अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में बोला। परंतु अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि संदेश खाली के हत्यारे को फांसी की सजा मिले। मैं बहुत खुश हूं, पता है क्यों? क्योंकि सुरेंद्र जी इज फ्रॉम अधीर रंजन कांग्रेस, क्योंकि खड़गे वाली कांग्रेस ने तो यह बोल दिया। आपके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जंगल राज बोला। संदेश खाली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए किसी और के हाँ, मैं 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू 10 सेकंड, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज जनता को सुनने दीजिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड प्लीज। आई नो कर सकते हैं हम अपने 10 सेकंड भाई, अब वो इंटरप्ट कर लेगा। सर मुझे क्यों आप अपनी बात रख। अच्छा मैं बता देता हूँ। अरे आपको सब लोगों को पता है, फिर भी मैं चलिए मैं बता देता हूँ। संदेश खाली पर 2 बार पूछने जाने पर खड़गे जी ने कहा ऐसी घटनाएं होती रहती है। मैं प्रमाण इसलिए दिखा रहा था क्योंकि कांग्रेसी बोलेंगे ये आईटी सेल का काम है। अब मैं पूछना चाहता हूं बड़े विनम्रता से सुरेंद्र जी, संदेश खाली पर हाथरस में तो प्रियंका जी चली गई, संदेश खाली पर वो नहीं गई, ना ट्वीट किया। चलिए संदेश खाली छोड़ दीजिए, दुमका में बलात्कार हुआ विदेशी महिला का, उस पर चुप। पलामू में हुआ, उस पर चुप। बेलगावी में महिला निर्वस्त्र हुई, उस पर चुप। ये सिलेक्टिव आउटरीच है क्या महिलाओं के प्रति? और फिर से मैं आपसे पूछूं, 1 लाख सरकारी नौकरी हिमाचल में वादा किया था, उस वादे को पूरा इसका जवाब लूंगा। शहजाद सुरेंद्र राजपूत जी, जी बिल्कुल अपनी बात पूरी करिए। मैंने पटल पर प्रूफ के साथ आपको अभी दिखाया है कि संदेश खाली पर खड़गे जी का बयान और सुरेंद्र जी के बयान में कितना अंतर है। सुरेंद्र जी, क्या खड़गे जी गलत? चलिए राजपूत जी बयान, आप अपना पक्ष रखिए। बड़े स्पष्ट रूप से है, संदेश खाली का समर्थन कोई नहीं कर सकता। संदेश खाली के साथ साथ आपको या तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम स्वागत करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी संदेश खाली भी जाए, नरेंद्र मोदी जी मणिपुर भी जाए। क्यों नहीं जाते हैं भाई? वो तो प्रधानमंत्री, हमसे तो आप पूछ रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछने की ना हैसियत है, ना हिम्मत है, ना हौसला है। आज की डेट में तो अरुणाचल प्रदेश में थे ना प्रधानमंत्री जी, कल काजीरंगा में हाथी के ऊपर किसके ऊपर घूम रहे थे हमें नहीं पता, लेकिन घूम रहे थे, कोई कौन सी सफारी कर रहे थे वो। लेकिन अगर वो मणिपुर चले जाते तो क्या दिक्कत हो जाती, आप हमको बताइए। नग्न महिलाओं की परेड हुई है। परसों एक आर्मी ऑफिसर को एब्डक्ट कर लिया, आपको मालूम है? परसों एक आर्मी ऑफिसर को एब्डक्ट किया है वहां के उग्रवादियों ने, कुछ नहीं कर पा रहे। उससे 10 दिन पहले एक पुलिस अफसर को एब्डक्ट कर लिया था, इनके मंत्री के यहां से। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था, वो ले गए। मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। मैं खैर जी, अमित शाह जी गए थे कि नहीं गए थे मणिपुर? विशाल पांडे, अमित शाह जी मणिपुर गए थे कि नहीं गए थे? क्या राहुल गांधी नहीं गए थे? नहीं, क्या मैं प्रधानमंत्री का पूछ रहा हूं, मैं चीन पूछ रहा हूं, आप जापान बता रहे हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या
चलिए मैं आपसे आप राहुल गांधी भी गए थे, मैं आपसे मैं पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री गए थे, आप कह रहे हो अमित शाह गए थे, कल की डेट में कह दो अच्छा मान लीजिए अमित शाह मणिपुर गए, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे संदेश खाली चले गए? मैं आपसे ये सेलेक्टिव जो आउटरीच है मैं इसके बारे में आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मान लीजिए आपके राहुल गांधी नहीं जा रहे, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए, प्रियंका जी गई? मैं बताता हूं, अधीर रंजन चौधरी गए, आपको कोई क्या नाम आपत्ति है? अधीर रंजन चौधरी मेरा नेता नहीं है? तो देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोग क्या बात करते हैं? चलिए शहजाद पूनावाला जी, असल बात आपको बीमारी हो गई है। हाँ मैं बता देता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, आप नहीं सुनना चाहते, आप एक ही चीज देखना चाहते, इसलिए आपको वही दिखेगा। ऐसा है मैंने कहा ना आपको बीमारी हो गई है, आपको नरेंद्र मोदी जी 2 दिन से पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं, मणिपुर क्यों नहीं गए? एक बार शहजाद जी जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए क्या बात करते हैं। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुरेंद्र जी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको सीधे सीधे आपने अधीर रंजन कोट कर दिया, पहले आपने आपका बयान बताया, फिर अधीर रंजन कोट किया। अधीर रंजन ने ही जंगल राज कहा था, उस पर खड़गे जी ने कहा ऐसी घटनाएं होती रहती है, अधीर रंजन को खारिज कर दिया। पूरा मैंने आपके सामने वाक्य रखा है। अब मैं आपसे पूछूं अधीर रंजन सही या खड़गे सही, तो आपके पास जवाब देने को नहीं है। पूर्वोत्तर के विषय में जान लीजिए 93 और 97 में जब ऐसी नहीं, बीच में नहीं सुरेंद्र जी, बीच में नहीं, 93 और 97 में जब इसी प्रकार की घटनाएं हुई थी तब आपका एमओएस तक नहीं गया। आज गृह मंत्री न केवल वहां गए पर स्टेटमेंट भी हुआ पार्लियामेंट में गृह मंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं झारखंड में आपके स्टेटमेंट कहां है? झारखंड में प्रियंका वाड्रा कहां गई? और इसीलिए ये टूटू में छोड़िए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास एजेंडा क्या है? आप कहते हैं ना हम नफरत फैला रहे हैं, आप मोहब्बत की दुकान है, उदयनिधि स्टालिन मोहब्बत की दुकान है क्या? ए राजा मोहब्बत की दुकान है क्या? डीके शिवकुमार का भाई मोहब्बत की दुकान है क्या? ये बता दीजिए। चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी, शहजाद जी फिर आपके पास वापस आऊंगा। राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ जुड़े। भाटी जी, सवाल यही है कि कैसे, मैं आ रहा हूं राजपूत जी, आ रहा हूं, मैं आपके पास पक्का आऊंगा। सो राजकुमार भाटी जी, सवाल यह है कि आखिरकार जो यूपी की लड़ाई है वो कैसे आप लोग लड़ेंगे? पश्चिम में आपको आरएलडी छोड़कर जा चुकी है। कई लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे थे कि बहन जी आएंगे, लेकिन 9 मार्च को आकर उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। नहीं, एक तो विशाल जी जो अभी जो ये बहस चल रही थी कि उस पर क्यों नहीं बोले, इस पर क्यों नहीं बोले, इसमें बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। जहां भी कोई घटना हो, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है पीड़ित पक्ष को न्याय देने की और विपक्ष की जिम्मेदारी है जोर शोर से आवाज उठाने की। अब जहां बीजेपी विपक्ष है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी विपक्ष है, ये आवाज उठा रहे हैं। हम भी तो पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ कानपुर में रेप हुआ, बनारस यूनिवर्सिटी में हुआ, क्यों नहीं बोले बीजेपी के नेता? अगर हम ऐसा पूछें तो हम अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं, क्योंकि वहां आवाज उठाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम विपक्ष हैं। तो ये सवाल ही बेमानी है जो अभी किए जा रहे थे। रही उत्तर प्रदेश की बात, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा खराब है। अभी सुरेंद्र जी बता रहे थे 1 करोड़ स्टूडेंट सड़क पर हैं, 1 करोड़ लोग, ये 3 भर्तियां जो कैंसिल हुई हैं, पर्चा लीक हो रहे हैं, रोजाना पर्चा लीक हो रहे हैं, मुख्यमंत्री रोक नहीं पा रहे हैं। पिछले 7 साल में 9 परीक्षाओं के पर्चा लीक हुए हैं। 1 करोड़ लोग जो सड़क पे, अगर एक परिवार में 5 लोग गिने जाएं तो 5 करोड़ वोट इससे प्रभावित होंगे, 5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। और जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया, रोज ग्रेटर नोएडा में एक स्टूडेंट को यहाँ से यूनिवर्सिटी से अपहरण करके ले गए बदमाश, और उसकी हत्या करके अमरोहा में जमीन के अंदर दबा दिया, और पुलिस लीपापोती में लग जाती है अगले ही दिन। उन्होंने अपहरण किया फिरौती के लिए, वो पैसे मांग रहे थे लगातार, उनके पास मैसेज हैं परिवार के पास, और पुलिस कह रही है नहीं इनका पैसे के लेन देन का मामला नहीं था। तो ये उत्तर प्रदेश के जो हालात है इनकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी। शहजाद पूनावाला जी, एक मैं इस पे कमेंट आपका चाहता हूं जो आरोप राजकुमार भाटी ने लगाया, और फिर मैं AK वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। राजकुमार भाटी जी के टेन्योर में 48 पेपर लीक हुए, यहां तक कि यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त किया हाईकोर्ट ने, अनिल कुमार यादव। नहीं, अभी बीच में नहीं, अनिल कुमार यादव को बर्खास्त किया गया। ओनली टाइम गलत आंकड़ा दे रहे हो आप, बिल्कुल। विशाल जी मेरी पूरी बात हो जाएगी, विशाल जी मेरी पूरी बात हो जाएगी, फिर गलत सही हुआ आप बाद में कीजिए। दूसरी बात, राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार थी, 20 पेपर लीक हुए, राजस्थान के युवा लखनऊ तक आए प्रियंका वाड्रा से बात करने के लिए। कानून बनाना तो दूर, उनकी बात तक नहीं सुनी गई, ये लोग बात करेंगे। और आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये अफजाल अंसारी को टिकट देकर राम राज्य लाएगा क्या? और 71% कन्विक्शन रेट है यूपी में महिलाओं के अपराधों पर, जबकि बंगाल में शाहजहां के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करते हुए उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई बंगाल की सरकार।
तो ये उनका रवैया सत्ता पक्ष का वहां पर, और आपके मुंह से तब भी एक नहीं बात निकलती। हमारे यहां कन्विक्ट होते हैं, 71% कन्विक्शन है, तब आप चीखते चिल्लाते, चीखिए। परंतु बंगाल में किस प्रकार से शाहजहां बचाओ चला, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चलिए हमारे पास वक्त की कमी है, मैं छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर जो हमारे AK वाजपेयी जी जुड़े उनसे भी लेता हूं। वाजपेयी जी 6+1 पर मान जाएंगे आप, सब सही हो जाएगा बिहार में? अंतिम सवाल आपसे ही है, ये फॉर्मूला भी आपने ही दिया है अभी। नहीं, हम तो अभी राजपूत भाई को सुन रहे थे मणिपुर पे एक बार बताइए ना, पार्लियामेंट में डिस्कशन। अरे सुन, वाजपेयी जी बहुत देर से नहीं बोल पाए, अपनी बात रखिए। वाजपेयी जी आपकी बारी है जी। अरे मणिपुर में पंडित जी आपको भी पता है, जब हमारी तरफ आ जाओगे हमारा ही सवाल पूछोगे आप। चलिए राजपूत जी वाजपेयी जी का जवाब आने। वाजपेयी जी हम ये कह रहे, मणिपुर में डिस्कशन हुई थी पार्लियामेंट में, और आप पार्लियामेंट की डिबेट छोड़ के भाग गए थे राहुल गांधी सबको लेके। नहीं रखा। जो मौका होता है, जहां बात करनी होती है, वहां तो आप करते कुछ नहीं हो, और मुद्दे उठाते हो, चिपकाने की कोशिश करते हो, चिपकते हैं नहीं। 2 दिन से पूर्व तो राज्यों में थे, ये आप गए भागे, ये करते रहे। मणिपुर किसने दिया? विरासत में मिली है आपको, हमने तो फिर भी कंट्रोल किया है, और आज भी कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं, 90% कंट्रोल कर चुके हैं। क्या बातें कर वाजपेयी जी क्योंकि वक्त की कमी है, मैं अंतिम 10 सेकंड में आपका एक ही रिएक्शन चाह रहा हूं। वाजपेयी जी, 6+1 का फॉर्मूला तय हो गया है या नहीं? बिल्कुल तय। हमें पूरा यकीन है कि जो हम डिमांड रखी है शुरू से, वो डिमांड हमारी 14 में पूरी हुई, 19 में पूरी, और 24 में भी पूरी होगी। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बस एक ही बात कहनी है कि मुद्दों पर ही 2024 का लोकसभा चुनाव होना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणियों से, निजी टिप्पणियों से नेताओं को भी बचना चाहिए।